हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग क्लास 11 का वेक्टर टॉपिक जो पढ़ रहे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए लास्ट क्लास में जो है वो हम लोग एंगल के बारे में बात किए थे, ठीक है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो उसी को हम लोग अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो देखिए दो वेक्टर जो था उसके एंगल के लिए हम लोग क्या करते थे। सबसे पहले अगर आपको याद होगा तो एंगल के लिए हम लोग जैसे वेक्टर का जो नोटेशन था, वेक्टर ए अगर ये है तो अब याद कीजिए ये वेक्टर का टेल होता था और ये वेक्टर का हेड होता था। और इसी प्रकार से अगर दूसरा वेक्टर मान लीजिए कहीं पे है, ये वेक्टर बी अगर है, ये वेक्टर बी है, इसका टेल और इसका हेड, तो हम लोग एंगल देखने के लिए क्या करते थे, टेल से टेल को मिलाते थे, टेल से टेल को ज्वाइन कर देते थे। और उसको ज्वाइन करने के लिए आपको क्या वेक्टर को शिफ्ट करना होता था, आपको वेक्टर को शिफ्ट करना होता था। ये ज्वाइन कर दिया तो ये जो एंगल बन रहा है ये वेक्टर के बीच का एंगल है, ठीक है। इसी को हम लोग एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। और किसी के दिमाग में ये भी आया था कि सर ये भी एंगल बन रहा है, ये भी एंगल बन रहा है 360 माइनस थीटा। तो जो हम लोग वेक्टर के बीच का एंगल का बात किए थे वो जो थीटा है इसका आपने वैल्यू भी देखा था कि जो मिनिमम वैल्यू होगा ये 0 डिग्री होगा और मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा 180 डिग्री। ये चीज आपने देखा था, ठीक है। तो इसी में एक सिंपल सा मैं क्वेश्चन आपको मतलब जो एक्सरसाइज करवा रहा हूँ, आप मतलब जो है खुद से पहले वीडियो पॉज करके जो है खुद से कीजिएगा। जैसे आपका क्वेश्चन ये है, एक ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है। ये इस प्रकार से आपका वेक्टर ए बी सी और ये इस प्रकार से आपको दिया गया है, ठीक है। ये इस प्रकार से एरो आपका इंडिकेटेड है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो आपसे पूछा ये है व्हाट इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए बी एंड वेक्टर ए सी। फर्स्ट में आपसे पूछा है कि ए बी और ए सी के बीच में एंगल क्या होगा, और नेक्स्ट जो आपसे पूछा है सेकंड पार्ट में पूछा है कि ए बी एंड BC, AB और BC के बीच में एंगल पूछा है, ठीक है। यही क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ है नहीं। लेकिन हाँ ये इस तरह की चीजें आगे जब आप फोर्स एनालिसिस पढ़ेंगे तो उस जगह पे ये सब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग देख लेते हैं, इसी को हम लोग पहले वीडियो पॉज करके आप खुद सोचिएगा, ठीक है। तो अब देखिए अगर हम सॉल्यूशन का बात करें तो किस प्रकार से आप देखेंगे। तो एंगल के लिए क्या टेल टू टेल होना चाहिए, तो इधर एरो है, ये इसका हेड है, इसका AC का। तो अब आप जब बात करें यहाँ पे देखिए, अब जब बात कर रहे हैं आप इस वेक्टर का बात कर रहे हैं, इधर देखिए AB वेक्टर का, तो AB वेक्टर यानी A से B के तरफ AB वेक्टर क्या होगा, यही। अच्छा अब बोलेंगे सर कुछ इसमें गिवन तो नहीं है, इतना गिवन है ना इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो जब इक्विलैटरल ट्रायंगल गिवन है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो ट्रायंगल में जो एंगल होगा ये बीच का, तो ये सब एंगल होगा, ये कितना डिग्री होगा 60 डिग्री, ये सब के सब 60 डिग्री होगा इक्विलैटरल ट्रायंगल के प्रॉपर्टीज से। अब अगर AB का हम लोग बात किए तो AB वेक्टर कौन सा है, यही है AB वेक्टर। और अगर हम लोग AC वेक्टर का बात किए तो AC, बात समझ में आ रही है क्या, ये जो वेक्टर है CA है, ये जो वेक्टर है आपका CA जो पहले लिखा जाता है, जैसे हम लोग को AB वेक्टर लिखना है तो AB वेक्टर जो है A स्टार B, बात समझ में आ रही है क्या। तो ये लिखने का तरीका होता है। तो उसी प्रकार जब आप AC वेक्टर का बात करोगे, तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे मैं इसी को बाहर निकाल लिया अगर, या मतलब इस ट्रायंगल को मैं फिर से बना दे रहा हूँ, इस ट्रायंगल को फिर से बना के आपको समझा दे रहा हूँ। देखिए ये आपका AB वेक्टर है, वेक्टर A और B, और जब इसको आपने आगे बढ़ाया, आपने इसको अगर आगे बढ़ाया, ये वेक्टर क्या है आपका, ये CA वेक्टर है, ये आपका CA वेक्टर है। अगर हम ये बात करें, अच्छा दूसरा वेक्टर जो है कौन सा है, BC वेक्टर, ये आपका BC वेक्टर है, ठीक है। ये इसी को हमने आगे एक्सटेंड कर दिया, आप एक्सटेंड कर सकते हो, मतलब उसी को आगे हम लोग बढ़ा दिए। तो अब आप देखो आपसे किसके AB और AC के बीच का एंगल पूछा है, तो AB और AC, तो यहाँ पे ये CA है, तो AC लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप जब देखें तो यहाँ पे अगर आप बात करो, यहाँ पे बात करो तो ये एंगल तो आप अभी निकाल सकते हो,
ये एंगल का जब बात करो ये एंगल को आपको तुरंत निकल जाएगा। यानी अगर एंगल पूछा जाता सी ए वेक्टर के बीच का तो सी, जैसे हम लोग अगर ये पूछा जाए सी ए वेक्टर के बीच का तो सी ए डायरेक्ट कर देते, इसको आगे बढ़ा देते, तो ये एंगल हो जाता कितना 120 डिग्री। लेकिन आपसे पूछा क्या है, सी ए के बीच का नहीं पूछा है, आपसे सिर्फ क्या पूछा है, एसी के बीच का भी पूछा है। बात समझ आ रही है? तो वो देखिए कैसे करेंगे, वो देखिए कैसे करेंगे। अच्छा एक चीज और अगर हम लोग बात करें उसको तो हम लोग मान लीजिए सॉल्व करेंगे, लेकिन ये सेकंड वाला पार्ट देखेंगे तो सेकंड वाला पार्ट बहुत ही सिंपल है। देखिए ए बी, ये जब आप आगे बढ़ाएं तो ए बी वेक्टर ये है आपका, और बीसी वेक्टर, तो बीसी वेक्टर ये इसको एक्सटेंड किए, अगर ये 60 डिग्री है तो ये जो है आपका ये कितना डिग्री हो जाएगा 120 डिग्री। तो आप ये बात कह सकते हो कि जो वेक्टर ए बी है और वेक्टर बीसी है उसके बीच का एंगल कितना डिग्री 120 डिग्री, इसके बीच का एंगल कितना डिग्री 120 डिग्री। यानी अगर इस केस में आप ये बात करें एंगल बिटवीन वेक्टर ए बी एंड बी सी, सेकेंड पार्ट का बात कर ले रहे हैं ए बी और बी सी, तो देखिए ए बी और बी सी, तो यही एंगल होगा दोनों, इस वेक्टर का बीसी वेक्टर का टेल और ये आपका ए बी वेक्टर का टेल आपने सिर्फ किया, ये कुछ इस प्रकार से कुछ सिचुएशन हो गया, ठीक है, ए बी सी और ये आपका सॉरी ये आपका जो है हम लोग जब बात करें ये ए यहां से शिफ्ट किए, यहां से ए जो है यहां से हम लेके आ गए और ये बी, ये इस वेक्टर को हमने शिफ्ट कर दिया, तो ये एंगल आपका 120 डिग्री, ठीक है। अब जब किसी के दिमाग में आया सर ये तो सी ए वेक्टर को इंडिकेट कर रहा है, तो सर एसी वेक्टर को जब इंडिकेट करना होगा तो कैसे करेंगे, एसी वेक्टर को अगर यही चीज दिखाना हो तो कैसे करेंगे, तो देख लो आप, तो जब एसी वेक्टर है तो ए से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ऐसा थोड़े ना कि वो दे दिया, इस प्रकार से उन्होंने पैटर्न दिया है। अब जैसे सपोज कीजिए अब इसी में अगर कोई ये कह दे, कोई अब ये कह दे कि ये सर हमारा जो है ये ए है और ये था इस प्रकार से सी, लेकिन अगर हम लोग सपोज कीजिए हम लोग को अगर ए बी वेक्टर दिखाना हो, जैसे ये ए बी सी, ए बी वेक्टर दिखाना हो तो ए बी वेक्टर क्या होगा आपका ये, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ए बी वेक्टर है। एसी वेक्टर के लिए लिखेंगे तो क्या एसी वेक्टर तो यही होगा, यानी जो वेक्टर हम लोग जिसका नाम लिखते हैं जैसे ए सी तो ए स्टार्ट सी लास्ट, बात समझ में आ रही है क्या, ए बी तो ए स्टार्ट बी लास्ट, तो ये जो एंगल बन गया यही एंगल क्या हो गया वेक्टर ए सी और वेक्टर ए बी के बीच का। तो जब आप यही चीज आपको दिखाना है तो आप लिख सकते हो यहाँ पे एंगल बिटवीन वेक्टर ए बी एंड वेक्टर ए सी इक्वल टू 60 डिग्री। आप ये चीज देख सकते हो, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब देखिए जैसे अभी कुछ चीज और आप मतलब देखेंगे तो हम लोग को हो सकता है कि उस समय आपको और क्लियर हो जाएगा, आज ही की क्लास में देखेंगे और फिर मैं इसको फिर से आपको बता दूंगा, उस समय भी मतलब हम लोग इस तरह की चीजों को और भी इसमें ये चीज हो सकता है। जैसे कई बार बच्चों को ये भी कंफ्यूजन होता है कि सर सी ए वेक्टर जब इस प्रकार से इसमें दिखाया गया है, सी ए वेक्टर जब इस प्रकार से दिखाया गया है तो ए सी वेक्टर का क्या मतलब है, आप जो इसे दिखा दिए एसी वेक्टर का मतलब क्या हुआ ये दिखा दिए। तो आज हम लोग जो वेक्टर का टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें ये सब कुछ देखेंगे, ये एक्चुअल में इसका नेगेटिव वेक्टर होता है, नेगेटिव वेक्टर क्या होता है ये सब कुछ अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, तो आपको ये चीज और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग इसका टर्मिनोलॉजी देखते हैं। देखिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जो वेक्टर में टर्मिनोलॉजी यूज होती है, डिफरेंट टर्म्स होती है जो हम लोग को जानना जरूरी है, नहीं तो फिर आगे हम लोग को वेक्टर पढ़ना टफ हो जाएगा। तो बेसिक चीज हम लोग देखते हैं। जैसे सबसे पहला चीज है हम लोग का ये पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर का मतलब क्या हुआ कि जैसे सपोज कीजिए एक वेक्टर ये वेक्टर ए, ठीक है, ये वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर भी जो है मान लीजिए दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी, अगर उस दोनों का डायरेक्शन सेम जैसा आपने ये बात के वेक्टर ए का डायरेक्शन क्या है राइट वार्ड, तो ये जो आपका हेड है उधर डायरेक्शन, और वेक्टर बी है ये आपका मतलब जो है वेक्टर बी का डायरेक्शन क्या है राइट वार्ड, तो हम लोग बोलेंगे वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है ये पैरेलल वेक्टर है, वेक्टर ए पैरेलल टू वेक्टर बी। समझ में आ रही है क्या? अब किसी के दिमाग में ये भी हो सकता है कि अगर सपोज कीजिए सर अगर यही चीज मान लीजिए वेक्टर सी यहाँ पे है और वेक्टर डी यहाँ पे है, अभी भी सर दोनों का डायरेक्शन सेम है, क्या ये भी दोनों पैरेलल वेक्टर होगा क्या? हाँ, मतलब पैरेलल वेक्टर मतलब क्या कि दो ऐसा वेक्टर जिसकी डायरेक्शन सेम हो, दो ऐसा वेक्टर जिसकी डायरेक्शन
सेम है, वो कहीं भी लोकेटेड हो सकता है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। जैसे सपोज कीजिए मैं यही बात कर रहा हूँ, स्पेस का है, समझने के लिए समझिए, जो ये दो मार्कर है, ठीक है, दो मार्कर है। अब एक ऐसे भी हो सकता है, जैसे हम लोग बात की ये राइट वाली, ये भी है इधर है और ये भी इधर है। अब ये ऐसे हो सकता है, 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 जैसे भी आप करो। अगर हम ये बोल लेंगे ये जो टिप है ये डायरेक्शन को अगर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अगर ये टिप डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो दूसरा वेक्टर का भी टिप डायरेक्शन का रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये कैसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, समझ में आ रही है क्या? ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। तो हम लोग ये बात करते हैं दो पैरेलल वेक्टर, सबसे पहला दो पैरेलल वेक्टर का मतलब क्या, दोनों का डायरेक्शन सेम होगा और वो कहीं भी एनीवेयर स्पेस में लोकेटेड होगा। तो ये डिफरेंस लिख दिया हूं मैं, इफ टू वेक्टर्स हैव सेम डायरेक्शन दे आर कॉल्ड पैरेलल वेक्टर टू ईच अदर। और दूसरा क्या है, इसमें ये पॉइंट they may be located anywhere in the space, anywhere in the space, मतलब ये स्पेस में कहीं भी लोकेटेड होगा, कहीं भी लोकेटेड होगा। वेक्टर ए आप यहीं पे वेक्टर बी लोकेट कर दो, ये तो हम लोग बोलेंगे ये वेक्टर पैरेलल है, कहीं भी लोकेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी जो है आपका वो है एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर का मतलब समझिए, अगर हम ये बात करें दो वेक्टर है, आप समझिए ये दोनों पैरेलल वेक्टर था, अब जस्ट इसी में एक को मतलब ये रिवर्स है, अपोजिट डायरेक्शन, जस्ट अपोजिट, बात समझ में आ रही है क्या? देखो दोनों का टिप देखो और ये देखो, तो अगर ये वेक्टर एक रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, ये दोनों क्या है, जस्ट अपोजिट है, दोनों का डायरेक्शन क्या है, जस्ट अपोजिट। तो वेक्टर इसी को हम लोग बोलेंगे ये दो एंटी पैरेलल वेक्टर, वेक्टर ए एंटी पैरेलल टू वेक्टर बी, वेक्टर ए एंटी पैरेलल टू वेक्टर बी, तो यही है। अगर हम लोग ये बात करेंगे दो वेक्टर है, सपोज कीजिए एक वेक्टर आपका ये है, अच्छा किसी के दिमाग में ये भी रहता है कि सर यहाँ पे एरो यहाँ भी लगा देते हैं क्या? हाँ, यूजुअली ऐसे भी दिखा देते हैं। अगर ये वेक्टर ए है, ठीक है, और उसी का हम लोग बात करें ये दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी, तो हम लोग ये बोल सकते हैं, हम लोग ये बोल सकते हैं वेक्टर ए एंटी पैरेलल टू वेक्टर बी। बस समझ में आ रही है क्या? ये जो है ये दोनों एंटी पैरेलल है, एंटी पैरेलल मतलब जस्ट अपोजिट डायरेक्शन, यही चीज आपको लिखा हुआ है, व्हेन टू वेक्टर्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन दे आर सेड टू बी एंटी पैरेलल वेक्टर, दे आर सेड टू बी एंटी पैरेलल वेक्टर, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फर्स्ट पैरेलल वेक्टर्स, दूसरा एंटी पैरेलल वेक्टर्स। अच्छा, अब एंटी पैरेलल वेक्टर्स भी कहीं भी स्पेस में लोकेटेड हो सकता है, जैसे पैरेलल वेक्टर, ये एक वेक्टर मान लीजिए ये वेक्टर सी है, तो अगर हम लोग मान लीजिए वेक्टर डी अगर हम लोग इसे यहाँ दिखा दें तो आपको परेशान नहीं होना है, बस इसकी ये देखना है कि ये डायरेक्शन जो है वो जस्ट अपोजिट हो। अगर हम लोग अब पैरेलल और एंटी पैरेलल में एक चीज और देख लें कि जैसे आप कोई भी दो पैरेलल वेक्टर के बीच का एंगल आप देखो, तो दो पैरेलल वेक्टर के बीच का अगर एंगल देखेंगे तो कितना एंगल बन रहा है, अगर इसको इससे मिलाएं तो कितना एंगल मतलब बनेगा, अगर इसको यहाँ से लेकर आइए इस वेक्टर को यहाँ से मिलाइए, जैसे मैं ये बोल रहा हूँ ये बना लिए, इस दोनों का एंगल कितना 0 डिग्री। तो हम लोग ये बात बोल सकते हैं कि एंगल बिटवीन दो पैरेलल वेक्टर इज 0 डिग्री। तो आप यहीं पे लिख लो, आप यहीं पे लिख लो एंगल बिटवीन टू पैरेलल वेक्टर इज 0 डिग्री, ठीक है। जो दो पैरेलल वेक्टर के बीच का एंगल होगा वो कितना होगा 0 डिग्री होगा। और यही चीज अगर हम लोग एंटी पैरेलल की बात करें तो क्या होगा, अब बताओ, एंगल बिटवीन, आप यही लिख सकते हो एंगल बिटवीन टू एंटी पैरेलल वेक्टर, टू एंटी पैरेलल वेक्टर इज कितना डिग्री 180 डिग्री, कितना डिग्री 180 डिग्री, जस्ट ये रिवर्स है, जस्ट आप बोल सकते हो कि ये रिवर्स। ये तो हम लोग पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर देखे। नेक्स्ट जो है आपका वो है इक्वल वेक्टर। नेक्स्ट क्या है, इक्वल वेक्टर। तो इक्वल वेक्टर्स की अगर हम लोग बात करें, इक्वल वेक्टर्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो देखिए इक्वल वेक्टर्स क्या होता है। इक्वल वेक्टर्स मतलब क्या, अगर हम लोग दो वेक्टर, सबसे पहले बात ये समझिए वेक्टर क्वांटिटी मतलब क्या, उसके पास मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन भी होगा, उसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा डायरेक्शन भी होगा, ठीक है। तो अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, तो उसका मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। तो यही देखिए इक्वल वेक्टर मतलब क्या, व्हेन टू वेक्टर्स हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, व्हेन टू वेक्टर्स हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड आर इन सेम डायरेक्शन, आर इन सेम डायरेक्शन, यानी इक्वल वेक्टर्स का मतलब क्या, मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, तो क्या उसको इक्वल बोलेंगे? नहीं, सिर्फ उतना नहीं, और क्या, एंड रिप्रेजेंट द सेम फिजिकल क्वांटिटी, एंड रिप्रेजेंटेड द सेम क्वांटिटी या सेम फिजिकल क्वांटिटी, तभी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वल वेक्टर। जैसे सपोज कीजिए, देखिए यहाँ पे
जैसे हमने बात किया इक्वल वेक्टर का, तो यहाँ पे आप इस चीज को आप मैं समझा दिया तो आप इसको मिटा दे रहा हूँ, आप समझ लीजिए इसको। जैसे दो वेक्टर, जैसे सपोज कीजिए यही है, एक व्हीकल है, ठीक है, इसकी वेलोसिटी जो है इधर v वो है 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड से ये जा रही है। और हमने बोला कि इस पे जो फोर्स है वो भी सेम डायरेक्शन इधर लग रहा है, कितना आपका 5 न्यूटन, ठीक है। अगर अब हम ये बात करें कि फोर्स का अगर डायरेक्शन बात करें, ये जो फोर्स वेक्टर है ये पैरेलल वेक्टर है किसके, वेलोसिटी के। फोर्स जो है वो किसके पैरेलल वेक्टर है, वेलोसिटी के। अब इसका जब न्यूमेरिकल वैल्यू देखें आप, तो इसका भी कितना 5 मिनट और इसका भी कितना 5 मिनट। तो लोगों को ये लगता है कि सर इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड दोनों सेम है, दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, तो लोग समझ लेते हैं कि हाँ ये सर सेम है, तो उसको ये बोल देते हैं ये वेक्टर ए जो एफ जो है वेक्टर ये इक्वल होगा। लेकिन इसका कोई मतलब है, ये कोई सेम, इसका कोई चीज मतलब है, ये फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका यूनिट देखिए ये न्यूटन है, और ये जो आप मतलब जो है वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका यूनिट जो है मीटर पर सेकंड है। तो ये डायमेंशनली करेक्ट नहीं है, ये दोनों से रिलेट करने का, इक्वल करने का कोई मतलब नहीं है, ये दोनों इक्वल करने का कोई मतलब नहीं है। तो ये कभी भी दो डिफरेंट क्वांटिटी, चाहे उसका आप न्यूमेरिकल वैल्यू सेम ही क्यों ना हो, या डायरेक्शन सेम क्यों ना हो, उसको हम लोग इक्वल वेक्टर नहीं बोलेंगे। हाँ ये पैरेलल वेक्टर बोल सकते हैं, पैरेलल वेक्टर बोल सकते हैं। तो यही चीज लिखा हुआ है कि व्हेन टू वेक्टर्स हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड आर इन सेम डायरेक्शन and represent the same quantity या represent the same physical quantity। बात समझ में आ रही है क्या, represent the same physical quantity, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वो जो है आपका क्या है, इक्वल वेक्टर्स है। जैसे आप यही चीज ये रहे, अगर यही चीज को आप ये मतलब दिखाए कि सर वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है, अगर इसी चीज को हमको दिखाना है तो या तो आप 5 मीटर पर सेकंड दिखाओ, या इसी को आप 500 सेंटीमीटर पर सेकंड दिखाओ। ये जो है हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों इक्वल है। जैसे वेलोसिटी को हमने ये लिखा, या वेलोसिटी को हम लोग यही चीज जो है ये 500 सेंटीमीटर पर सेकंड ये लिखे, तो ये बोल सकते हैं कि ये दोनों इक्वल वेक्टर है। कभी भी दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी इक्वल वेक्टर नहीं हो सकता है। तो हमने अभी 3 टर्म्स देखा, पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर, इक्वल वेक्टर। अब किसी के दिमाग में ये भी आएगा सर अगर दो इक्वल वेक्टर है तो क्या वो उसका मतलब जो वो पैरेलल वेक्टर होगा ही, आप बोल सकते हो हाँ। क्यों होगा, क्योंकि अब जब भी हम लोग बात करें दो इक्वल वेक्टर का, तो उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होगा। और आपको पता है दो पैरेलल वेक्टर का मतलब क्या, कि उस दो वेक्टर का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, जो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है वो क्या है, नेगेटिव वेक्टर का। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है वो क्या है, नेगेटिव वेक्टर का। नेगेटिव वेक्टर देखिए क्या होता है, इसको मिटाओ, ये सब समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखिए नेगेटिव वेक्टर क्या होती है, जैसे सिर्फ समझिए, अगर ये वेक्टर ए है, ठीक है, ये वेक्टर ए, अगर मैं ये बात करूं कि ये वेक्टर को आप शिफ्ट करके, या मतलब मान लो दूसरा वेक्टर ये, जिसका हमने ये बोला कि इसका जो मॉड है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, ये यानी मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल है, दोनों का लेंथ इक्वल है, दोनों का लेंथ आप बोल सकते हो कि दोनों का लेंथ इक्वल है। मैग्नीट्यूड मतलब क्या, इसका लेंथ, ये दोनों का इक्वल है। और डायरेक्शन का बात करें तो जस्ट 180 डिग्री पे है, या आप बोल सकते हो क्या जस्ट रिवर्स है, एक का जो डायरेक्शन है वो जस्ट अपोजिट है। तो इस दोनों वेक्टर को बोलेंगे हम एक दूसरे का नेगेटिव वेक्टर है। इस दोनों वेक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे, ये एक दूसरे का नेगेटिव वेक्टर है। और कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ में आ रहा है क्या, मतलब ये आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि यही वेक्टर जो है सेम वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, और दूसरी बात ये बोल सकते हो कि ये सेम फिजिकल क्वांटिटी को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, और डायरेक्शन जो है जस्ट ये बोल सकते हो कि आगे आपका अपोजिट है। इसी को हम लोग वो क्या बोलते हैं, नेगेटिव वेक्टर। तो आप इसको लिख सकते हो कि वेक्टर ए जो है वो माइनस ऑफ वेक्टर बी, या इसी को आप लिख सकते हो वेक्टर बी इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर ए। ये बात ध्यान रखना चाहिए, ए भी सेम ही है, ठीक है, सेम फिजिकल क्वांटिटी है। या इसी को ऐसे भी समझो, या आप ऐसे समझ सकते हो, ये वेक्टर अगर ए है, ये वेक्टर ए है, तो अगर इसी का अपोजिट वेक्टर लिखना है, यानी माइनस ए वेक्टर लिखना है, तो जस्ट माइनस साइन लगा दो, ये वेक्टर माइनस ए हो गया, ये वेक्टर माइनस ए हो गया। कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ में आ रहा है क्या, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो देखिए अब ये आपने ये चीज सीख लिया, कि मतलब जो है नेगेटिव वेक्टर क्या होती है, अभी जो क्वेश्चन आपका एंगल वाला उसको समझ लीजिए। अब उसमें कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है, अच्छे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, जैसे आपका इस तरह का कंफ्यूजन, ये क्वेश्चन था
ए बी सी। जब आपसे ये बोला गया था कि ए बी एंड ये ए सी के बीच का एंगल है, तो इस पार्ट में सब लोगों को कंफ्यूजन होता है। क्या कंफ्यूजन आता है ये समझिए। जैसे अगर हम ए बी बोले तो ए बी तो मेरा ठीक है, ये ए बी वेक्टर है, इसको हम लोग अगर लिखे तो ये ए बी वेक्टर लिख सकते हो आप, ठीक है। या आप ऐसे नहीं तो ऐसे लिख दो ए और बी। और जब हम लोग ये वेक्टर लिखे थे तो ये क्या था, ए सी वेक्टर। सॉरी, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये है आपका ए और सी, ये सी ए वेक्टर था। लेकिन आपसे पूछा क्या था एंगल ए सी का। ये जो वेक्टर रिप्रेजेंट किया गया है ये सी ए है, ये ए सी नहीं है, सी ए। लेकिन आपको चाहिए क्या, ए सी, यानी ए सी का मतलब क्या, जो ए सी वेक्टर होगा वो निगेटिव ऑफ सी ए वेक्टर होगा। बात समझ में आ रहा है। जो ए सी वेक्टर है वो किसका माइनस, ये सी ए वेक्टर का निगेटिव है, यानी जस्ट इसका अपोजिट। आप ये बात कह सकते हो। तो जब आप ये बात किए तो ये वेक्टर को आप या तो ए सी वेक्टर कहो या माइनस सी ए वेक्टर को, ये दोनों सेम चीज है। समझ आए। तो अब जब यहाँ पे दिखाएंगे तो ये वेक्टर आपका क्या हो गया, ये सी ए वेक्टर, सॉरी ए सी वेक्टर। और देखिए ये ए, ये सी और ये बी। तो आप ये लिख सकते हो। तो ये एंगल कितना होगा, 60 डिग्री है। तो यहाँ पे एंगल बिटवीन ए बी एंड ए सी वेक्टर जो है, ए सी वेक्टर अब ये 60 डिग्री। तो इसीलिए मैं आपको बोला था कि आगे, अभी शुरू में मैं स्टार्ट में आपको ये दिखाया था ये क्वेश्चन, और लास्ट में इसीलिए बताया कि जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है उसका क्या इंपॉर्टेंस है। कोई दिक्कत नहीं होगी, इतना तक समझ में आ गया। तो आज हम लोग बेसिक जो टर्मिनोलॉजी पढ़े हैं, 4 टर्मिनोलॉजी पढ़े थे, पैरेलल, एंटी पैरेलल, इक्वल वेक्टर्स और नेगेटिव वेक्टर्स। और नेक्स्ट आप जो हम लोग देखते हैं वो ये ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर को किस प्रकार से ऐड करते हैं, किस प्रकार से सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, अभी हमने जो बेसिक टर्म्स था जैसे इक्वल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, ये सब हमने देखा, ठीक है। अब जो वेक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, वो है आपका वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। जो वेक्टर को किस प्रकार से आप मतलब ऐड करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, इन चीजों को देखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जो बेसिक है वो मतलब 3 लॉज है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन या वेक्टर एडिशन, ठीक है। तो जो आपका ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है यही सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाकी दो इसी से हम लोग जनरलाइज कर लेते हैं। तो देखिए ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है क्या, पहले हम लोग समझते हैं, फिर स्टेटमेंट लिखा हुआ है मैं उसको समझाऊंगा। जैसे सपोज कीजिए एक वेक्टर है, आपको इसका हेड और इसका टेल पता है, ये इसका टेल है और ये इसका हेड, ये मान लीजिए इसको वेक्टर 1 हम नाम दे दिए। दूसरा वेक्टर है ये वेक्टर 2 मान लीजिए इसको, ये इसका टेल और इसका हेड। तो वेक्टर लॉ ऑफ ट्रायंगल एडिशन जो है या ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दोनों मतलब ये नाम लिखा हुआ रहता है, इसलिए आप कंफ्यूज नहीं होंगे। हमने क्या किया, फर्स्ट वेक्टर के टेल पे इसको आइडेंटिफाई कर लीजिए। फर्स्ट वेक्टर का टेल, सेकंड वेक्टर, ये फर्स्ट वेक्टर का हेड, सेकंड वेक्टर का टेल और सेकंड वेक्टर का हेड। फर्स्ट वेक्टर के हेड पे सेकंड वेक्टर का टेल पुट करना। अब कैसे पुट करोगे तो समझो यहाँ पर। जैसे सपोज कीजिए ये अगर यहाँ का सिनेरियो देखेंगे तो यहाँ इस प्रकार से है, टेल टेल, दो वेक्टर इस प्रकार से है। अब आपको करना क्या है कि ये जो वेक्टर है फर्स्ट वेक्टर, इसके हेड पे, यानी हेड मतलब ये टिप को हमने हेड एज्यूम कर लिया, ठीक है। तो इसके हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल लाना है। अब कैसे लाओगे, तो आपको शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर बनाया था। शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर में क्या था कि वेक्टर को आप आगे शिफ्ट कर सकते हो, वेक्टर को आप पीछे शिफ्ट कर सकते हो, वेक्टर को आप इसके पैरेलली शिफ्ट कर सकते हो ऐसे, या इस प्रकार से शिफ्ट कर सकते हो। मतलब वेक्टर का डायरेक्शन बिना चेंज किए आप वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हो। तो आप क्या करो, वेक्टर को ये उठाओ, थोड़ा सा आगे बढ़ाओ और फिर ये पीछे करके यहाँ पे ऐसे शिफ्ट कर दो। तो ये वेक्टर जब शिफ्ट करने के बाद जब सिनेरियो देखेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। या इसको हम लोग मान लीजिए T1 और H1 दे देते हैं, इसको T2 और H2 दे देते हैं। तो ये H1 पे T1 आ गया, सॉरी ये T2 आ गया, ठीक है। H1 से और ये T2 को H1 पे हमने पुट कर दिया। अब जो आपका फर्स्ट वेक्टर का टेल और सेकेंड वेक्टर का हेड यानी H2, कहने का मतलब क्या, T1 H2, अब इस दोनों को मिला दो। अब मिलाने का दो तरीका है। अब कोई बोलेंगे सर हम या तो ऐसे मिला दें, ये ट्रायंगल हमने बना दिया। अब कोई एरो ऐसे लगा सकता है या कोई एरो इससे लगा सकता है। तो कैसे एरो लगाना है तो ये समझिए, ये बात ध्यान रखना है। आपको क्या करना है, पहले फिर से समझिए। हमने क्या किया, सेकंड वेक्टर के टेल को फर्स्ट वेक्टर के हेड पे पुट किया और इस ट्रायंगल को कंप्लीट कर दिया, इस ट्रायंगल को कंप्लीट कर दिया।
और ट्रायंगल इस प्रकार से कंप्लीट किया कि जो ये नया मतलब जो ये लाइन आपने ड्रॉ किया इसका हेड जो है सेकेंड वेक्टर के हेड पे है, इसका जो हेड है वो सेकेंड वेक्टर के हेड पे है, और इसका जो टेल है वो फर्स्ट वेक्टर के टेल पे है। तो जो ये वेक्टर आ गया इसी को हम लोग बोलेंगे ये रिजल्टेंट वेक्टर है। ये जो वेक्टर आ गया इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर है। किसका? फर्स्ट और सेकेंड वेक्टर, फर्स्ट और सेकेंड वेक्टर का। अब जो ये लिखा हुआ है स्टेटमेंट लिखा हुआ है ये समझिए, टू ऐड टू वेक्टर्स यूजिंग द ट्रायंगल लॉ प्लेस द टेल ऑफ द सेकेंड वेक्टर, टेल ऑफ द सेकेंड वेक्टर, ठीक है, टेल ऑफ द सेकेंड वेक्टर ऑन द हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, यानी सेकेंड वेक्टर का टेल फर्स्ट वेक्टर के हेड पे पुट किए। देखिए यहां पे ऑन द हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, नो कंप्लीट द ट्रायंगल। उसके बाद हमने क्या किया, ट्रायंगल कंप्लीट किया एंड द रिजल्टेंट वेक्टर इज गिवन बाय द एरो। रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो गिवन बाय द एरो, ये जो ट्रायंगल कंप्लीट किए इस एरो से दिया जाएगा। कैसे? तो अब यहां पे देखिए, एरो स्टार्टिंग फ्रॉम टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, स्टार्टिंग फ्रॉम टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, यानी ये रिजल्टेंट वेक्टर जो आएगा वो कहां से स्टार्ट होगा, तो जो फर्स्ट वेक्टर का टेल है वहां से उसका टेल स्टार्ट होगा टू द हेड ऑफ द सेकंड वेक्टर, हेड ऑफ द सेकंड वेक्टर। यही स्टोरी, यही चीज आपके दिमाग में ऐसे ही याद रहना चाहिए, ठीक है। तो ये जब आपको याद है तो फिर ट्रायंगल ऑफ एडिशन हो गया। और सबसे वेक्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वेक्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब इसी को पूरा हम लोग एनालिसिस करते हैं, पूरा इस चीज को समझते हैं, ठीक है। और बाकी आज हम लोग ये ट्रायंगल लॉ का मतलब जो इसका मैथमेटिकल जो एनालिसिस है ये भी मैं आपको अभी बता दूंगा। जो ये स्टेटमेंट है, जो ये चीज है, ये हम लोग को दिमाग में सेट रहना चाहिए। देखिए आप, जैसे फिर से मैं समझा रहा हूँ, जैसे ये फर्स्ट वेक्टर का टेल, तो T1 इसको हमने लिखा और इसको H1 लिखा। सेकेंड वेक्टर का ये T2 H2 जो स्टेटमेंट है पूरा दिमाग में सेट कर लीजिए। आपको क्या करना है, H1 पे T2 पुट करना है। तो H1 पे T2 कैसे आगे बढ़ाए, यहाँ पे लाए H1 पे T2, H1 पे T2, और फिर जो H2 बच गया है T1 से एक वेक्टर लेके जाना है, H2 पे लेके जाना है। T1 से जो वेक्टर स्टार्ट किया इसका टेल यहीं पे होगा रिजल्टेंट वेक्टर का, और इसका हेड यहाँ पे होगा। यही वेक्टर जो है रिजल्टेंट वेक्टर है, ठीक है। अब अगर इसी वेक्टर का हम नाम दे दें वेक्टर A और इसका नाम दे दें वेक्टर B, तो जो ये वेक्टर हो गया ये वेक्टर R मान लो, या वेक्टर C भी लिख सकते हो। तो हम लोग ये लिख सकते हैं वेक्टर R इक्वल टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B। यही है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, या ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, या वेक्टर लॉ ऑफ बोल सकते हो कि ये क्या बोलते हैं हम लोग इसको, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यानी कोई भी दो वेक्टर को जो ट्रायंगल मेथड से, ट्रायंगल लॉ से ऐड करते हैं उसका ये तरीका है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगा, ये समझ में आ गया। अब इसका हम लोग अगर मैथमेटिकली देखें, मैथमेटिकली ये किस प्रकार से, अगर मान लीजिए हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड अगर निकालना हो, तो रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड निकालना हो, अगर मॉड ऑफ ये निकालना हो तो ये कैसे निकालेंगे, अभी मैं ये चीज आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए अभी हमने जो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन था उसके स्टेटमेंट को देखा। अब दूसरी बात ये आती है कि उसका जो रिजल्टेंट उसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करें, ठीक है। तो वेक्टर A है, वेक्टर B है, और वेक्टर A और B के बीच का एंगल क्या है, थीटा, और जो रिजल्टेंट वेक्टर है आपका वो R है। हमको मॉड ऑफ R फाइंड करना है। मॉड ऑफ R कैसे फाइंड करेंगे ये समझिए। अगर मैं आपको ये पूछूं कि वेक्टर A का मैग्नीट्यूड कितना है, तो वेक्टर A का मैग्नीट्यूड आप मॉड ऑफ A दिखा सकते हो, मॉड ऑफ A लिखो या सिंपल A लिख सकते हो, यानी इस वेक्टर का लेंथ, इस एरो का लेंथ। इसी प्रकार से B वेक्टर का आप बात करो तो B वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, मॉड ऑफ वेक्टर B, या सिंपल आप ये बोल सकते हो क्या, B, ठीक है। समझिए, अगर मैं इस वेक्टर का ये वेक्टर A लिख रहा हूं, ये वेक्टर A लिख रहा हूं, तो अगर इसका मैं सिर्फ लेंथ लिखूं तो ये लेंथ कितना होगा, मॉड ऑफ वेक्टर A, या सिंपल A लिख सकते हो। इसी प्रकार से मैं आपको ये बोलूं ये, तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर B या मॉड ऑफ वेक्टर B, ये चीज हो जाएगा। और ये एंगल कितना है, थीटा, और ये स्टार्ट है यहां से यहां तक, तो ये वेक्टर क्या है, R। तो इसका जब मैं लेंथ का बात करूं, ये मॉड ऑफ R, यही चीज हो जाएगा। अब समझिए, यहां से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो इस वेक्टर से, इसका नाम दे दो P Q R S, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया इस वेक्टर पे, वेक्टर बोलो इस लाइन पे। तो अगर आप अब ये बात करें तो अब यहां पे देखिए दो ट्रायंगल बन रहा है, ऊपर देखो तो इसे तीन ट्रायंगल बन रहा है। तीन ट्रायंगल कौन कौन सा, एक ट्रायंगल P Q S, दूसरा ट्रायंगल Q R S, और तीसरा ट्रायंगल P R S।
तो अगर मैं इस ट्रायंगल में बात करूं, इन ट्रायंगल क्यू आर एस में, क्यू आर एस में अगर हम बात करें तो क्यू आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हमको पता है, क्यू एस अगर पता है तो क्यू आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हाइपोटेनस, ये देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में आप ये जब बात करोगे तो क्या होगा, अगर टेन थीटा ये साइन थीटा लिखते हो, साइन थीटा लिखते हो तो क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा एस आर अपॉन मॉड ऑफ बी, तो एस आर का वैल्यू जब आपको लिखना होगा तो क्या हो जाएगा मॉड ऑफ बी साइन थीटा, या इसी को आप ये भी लिख सकते हो बी साइन थीटा, क्योंकि पता है आपको मॉड बी को हम लोग बी भी लिख सकते हैं। और उसी प्रकार से यहाँ पे जब कॉस थीटा आप लिखते हो इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल क्यू आर एस में कॉस थीटा लिखते हो तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस क्या है क्यू आर अपॉन हाइपोटेनस मॉड ऑफ वेक्टर बी, तो क्यू आर का वैल्यू जब लिखेंगे तो क्या होगा मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा या बी कॉस थीटा। तो क्यू आर हमको पता चल गया, क्यू एस पता चल गया, तो अब इसको आप चाहो तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हो क्या बी साइन थीटा। कैसे आया मैं ये भी बता दिया आपको, क्योंकि बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और बोलते हैं सर फिर से बता दीजिए, इसीलिए मैंने इसी में बता दिया, ये चीज आ गया। अब अगर हम लोग ये बात करें इस ट्रायंगल का बात करें, ट्रायंगल पी आर एस, तो देखिए इस ट्रायंगल को मैं यहाँ पे बना दे रहा हूं, ट्रायंगल डायरेक्ट एक ही ट्रायंगल ये बना दे रहा हूं, ये पी आर एस, ठीक है, ये आपका 90 डिग्री। तो अगर हम इन ट्रायंगल पी आर एस में बात करें तो देखिए क्या होगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल ट्रायंगल में आप मतलब जो है पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो अब किसी के दिमाग में ये भी आता है सर बेस, तो हम लोग बेस के लिए तो पहले एंगल पता होना चाहिए, ये एंगल दिखा दो, ये डेल्टा है, ये एंगल क्या है डेल्टा, ठीक है। अब अगर ये डेल्टा हो गया तो ये आपका बेस और ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस, तो आप देख सकते हो पी आर स्क्वायर प्लस आर एस या एस आर स्क्वायर इक्वल टू पी एस स्क्वायर। पी आर का वैल्यू यहां से पुट करो, कहां पे है पी आर का वैल्यू, देखो पी आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक ए प्लस बी कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी कॉस थीटा, यहीं पे वैल्यू पुट करो, ए प्लस डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, मॉड नहीं लगाया, मॉड मतलब बी आपको पता है, ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस एस आर, एस आर का मतलब क्या बी साइन थीटा का स्क्वायर, तो बी साइन थीटा का स्क्वायर इक्वल टू पी एस स्क्वायर। अब जब ये लिखोगे तो इसको ब्रेक करो, देखो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू पी एस स्क्वायर। जब आपको मैं यही चीज रीअरेंज करके बोलूं लिखने के लिए, पी एस स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे कॉमन है, ले लो बी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है पता होगा सबको 1, अगर नहीं पता है तो लिख लेना, ठीक है, और प्लस 2ab cos थीटा। तो जो ps का स्क्वायर था, ps स्क्वायर जो हो गया आपका, ये क्या हो गया a स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कितना 1, ये b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। जब ps का वैल्यू लिखेंगे तो ps का वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और जो ps है आपका, यही ps जो है ये क्या है, मॉड ऑफ r। तो आप चाहो तो यहीं पे मैं लिख सकता हूं मॉड ऑफ r जो आपका आ गया वो क्या आ गया, मॉड ऑफ r जो आ गया वो क्या आ गया, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये वेक्टर जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड आ गया यानी उसका लेंथ आ गया, ठीक है। अब अगर मैं आपको ये डेल्टा का बात करूं तो डेल्टा जो आ जाएगा टेन ऑफ डेल्टा, ये क्या आ जाएगा आपका टेन ऑफ डेल्टा, ये क्या आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो एस आर की जगह पे क्या बी साइन थीटा अपॉन पी आर, तो पी आर की जगह पे क्या ए प्लस बी कॉस थीटा। तो ये आपका जो है टेन डेल्टा आ गया। अगर मैं आपको थीटा के बारे में लिखूं तो थीटा क्या है आपका, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। समझिए
इसको याद कैसे रखना है और इसका क्या मतलब है, ये सब कुछ आपको अभी दिमाग में सेट हो जाएगा। अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी, वेक्टर आप या तो ऐसे दिखा दो या ऐसे, ये वेक्टर बी है और ये इसका बीच का एंगल थीटा है, तो जो आपका यहां से रिजल्टेंट वेक्टर वेक्टर ए और इसी को हम शिफ्ट करके वेक्टर इस प्रकार से लिख दिए वेक्टर बी, और ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर वेक्टर आर। जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आया है वो कितना आया है, मॉड ऑफ ये मॉड ऑफ आर, यानी ये इस वेक्टर का रिजल्टेंट, इसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया, इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर, यानी वेक्टर ए जो उसका मॉड का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, cos थीटा का वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि रिजल्टेंट वेक्टर कितना एंगल पे है, तो किससे, आपने ए वेक्टर से रिजल्टेंट वेक्टर के बीच का एंगल लिखा है डेल्टा, तो ये एंगल आपने बोला क्या, ये डेल्टा, और डेल्टा का tan डेल्टा का वैल्यू क्या है, b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, तो आप इसको अच्छे से देख लो, अच्छे से इसको रिवाइज कर लेना, ठीक है, इसको अच्छे से देख लो, अच्छे से रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा और फिर जो आगे का हम लोग का टॉपिक है उसको कंप्लीट करूंगा। अच्छे से इसको कंप्लीट करके नोट्स बना लीजिएगा आप लोग सब लोग, ठीक है। थैंक यू।